दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विकास यानी कि डेवलपमेंट। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि विकास क्या होता है, विकास कैसे होता है, विकास कैसे मापा जाता है, शिशु मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर किसे कहते हैं और विकास से हमारी जिंदगी कैसे बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। इस चैप्टर को हम एनिमेशन के माध्यम से समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। यानी कि इस टॉपिक में हम जानेंगे कि विकास क्या वादा करता है और विभिन्न व्यक्ति विकास के बारे में क्या सोचते हैं और उनके लक्ष्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विकास क्या होता है। यदि किसी से पूछा जाए कि विकास क्या है, तो हर व्यक्ति अलग अलग विकास की परिभाषाएं देगा, धारणाएं देगा। कोई कहेगा रोड बनाना विकास है, कोई कहेगा स्कूल बनना विकास है, कोई कहेगा अस्पताल बनाना विकास है और यहाँ तक कि कोई कहेगा इमारतें बनाना विकास है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि विकास की एक्चुअल परिभाषा क्या होगी। यानी कि हम कहें कि एक लाइन में अगर विकास को परिभाषित किया जाए तो विकास क्या है, तो हम कहेंगे किसी भी चीज का पहले से बेहतर हो जाना ही विकास है। आपके बुक में दिए गए इस तालिका को देखिए, जो तालिका विभिन्न श्रेणियों के लोगों के विकास के लक्ष्य को दर्शाती है। हम इसमें देखेंगे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास क्या है। यानी कि जिसके पास जमीन नहीं है और वो मजदूर है, तो उसके लिए विकास क्या हो सकता है। तो वो चाहेगा कि उसको काम करने के लिए अधिक दिन मिले और जितना वो काम करे उसके लिए उसको बेहतर मजदूरी मिले। वो ये भी चाहेगा कि उसके बच्चे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो पाए और वो ये भी चाहेगा कि उससे कोई भी सामाजिक भेदभाव ना हो और वो भी किसी गांव में नेता बन सके जिसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, लेकिन उसकी ये सारी सारी इच्छाएं हैं और ये सब उसके लिए विकास है। इसी तरह से अगर पंजाब के समृद्ध किसान के बारे में बात करें तो उसके लिए विकास क्या है कि उसको जो है उसकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य मिले, यानी एमएसपी मिले, और मेहनती और सस्ते मजदूर उसको मिले उसके काम के लिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा आय कमा सके और अपने बच्चों को विदेश में बसा सके। इस तरह किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, उसके लिए विकास क्या है, तो वो चाहेगा कि उसके पास जो है सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाएं, उपज के लिए उचित समर्थन मूल्य मिल जाए और कम ब्याज पर कृषि के लिए उसको सुविधाएं मिल जाए, तो वो उसके लिए विकास होगा। इसी तरह से भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला विकास के बारे में ये सोचती है कि वो शिक्षित हो, उसको रोजगार के समान अवसर मिले, परिवार की संपत्ति में उसको हिस्सा मिले और निर्णय लेने में उसको भागीदारी मिले। यानी कि कोई भी निर्णय लिया जाता है परिवार में तो उससे भी पूछा जाए, तो वो उसके लिए विकास है। इसी तरह से शहरी बेरोजगार युवक के लिए विकास यह है कि उसको एक स्थिर नौकरी, अच्छी नौकरी मिल जाए और कौशल प्रशिक्षण यानी कि उसको ट्रेनिंग मिल जाए और उचित उसको वेतन मिल जाए, यह उसके लिए विकास है। अगर हम शहर के अमीर परिवार के एक लड़के की बात करें तो वो चाहता है कि विदेश में या देश में किसी शीर्ष संस्थान में उसको उच्च शिक्षा मिल जाए, वो उसके लिए विकास है। अगर एक प्रतिष्ठित कैरियर उसको मिल जाता है तो वो उसके लिए विकास है। आधुनिक सुविधाएं मिल जाएंगी तो भी वो उसके लिए विकास है। इसी तरह से शहर के अमीर परिवार की एक लड़की है, वो विकास के बारे में ये सोचती है कि उसे अपने भाई जैसी आज़ादी मिल जाए और वो अपने फैसले खुद ले सके, तो वो उसके लिए विकास होगा। वो ये भी चाहेगी कि वो अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है, तो वो भी उसके लिए विकास कहलाएगा। इस तरह से अगर नर्मदा घाटी का एक आदिवासी से विकास के बारे में पूछा जाए तो उसके लिए विकास होगा कि उसको विस्थापन से सुरक्षा मिले और पुनर्वास मिले। यानी कि जहां पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बन रही है, बांध बन रहे हैं, वहां से उनको हटाया जा रहा है, तो उनको जो है हटाया ना जाए, अगर हटाया जाता है तो दोबारा उनको बसाया जाए, वो उसके लिए विकास है। जल, जंगल, जमीन पर पारंपरिक अधिकार जिसपे उसकी पुश्तैनी परिवार रहते आए हैं, उस पर उसको पूरा अधिकार मिले और विकास में उसको भागीदारी मिले। यानी कि ये इसके विकास के लक्ष्य हैं। तो विभिन्न श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ा इस तालिका में और सभी लोगों का अलग अलग नजरिया है, विकास के अलग अलग लक्ष्य हैं। अब इस तालिका को देख करके हमें समझ में आता है कि हर व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग होता है। हर व्यक्ति अलग चीजें पाना चाहता है। लोग वही चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण होती है। यानी इनके लिए विकास का अर्थ है अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करना। लेकिन दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है कि विकास किसी एक के लिए विकास हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए विकास हो। यानी जो विकास है वो किसी एक के लिए विकास हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वो विकास नहीं भी हो सकता है, क्योंकि विकास के मामले में उनकी इच्छाएं आपस में टकरा सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कभी कभी दो लोगों या समूहों की इच्छाएं आपस में टकरा जाती हैं। जैसे कि एक लड़की चाहती है कि उसे अपने भाई के बराबर आजादी मिले और मौके मिले। वह ये भी चाहती है कि उसका भाई घर के काम में मदद करे, लेकिन हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह
एक उद्योगपति जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिजली पाने के लिए ज्यादा बांध बनाना चाहता है, लेकिन इससे गांव और जमीन पानी में डूब सकते हैं, आदिवासी लोग जो है बेघर हो सकते हैं, इसलिए वे इसका विरोध कर सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे बांध या तालाब पसंद करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक चीज नोट करेंगे, यहाँ लड़की और भाई की इच्छाएं अलग अलग है जो आपस में टकरा सकती हैं। यानी लड़की के लिए जो विकास है वो भाई के लिए विकास नहीं है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, यहाँ उद्योगपति और आदिवासी लोगों की इच्छाएं अलग अलग हैं जो आपस में टकरा सकती हैं, क्योंकि इसमें उद्योगपति जो है ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े बांध बनवाना चाहते हैं, वहीं जो आदिवासी हैं वो केवल छोटे बांध और तालाब को ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भी एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं है। इस तरह दो बातें साफ हैं। पहली कि हर व्यक्ति का विकास का लक्ष्य अलग हो सकता है, और दूसरी, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, अर्थात वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष ये निकलता है, विकास का मतलब सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति या किस समूह की कौन सी जरूरतें और इच्छाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आया समझ में आपको? अब हम बात करते हैं आय और अन्य लक्ष्य की। तो इस तालिका को दोबारा से आप देखिए, इसमें आपको सभी लोगों में एक चीज कॉमन दिखाई देगी कि सभी को जो है पैसे की आवश्यकता है, यानी कि सब लोग पैसा चाहते हैं। तो इस तालिका को दोबारा से आपने देख लिया। अब इस तालिका को देखने से हमें क्या मिलता है? जो तालिका अभी हमने देखी है उसमें एक बात समान है कि लोग नियमित काम चाहते हैं, यानी कि उनको रेगुलर काम मिले, उस काम के बदले वो बेहतर मजदूरी चाहते हैं, अपनी उपज या वस्तुओं के लिए अच्छी कीमत चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर दूसरे शब्दों में लोग ज्यादा आय चाहते हैं, ज्यादा पैसा चाहते हैं। अभी अभी हमने जो तालिका देखी उससे ये चीज समझ में आया। लेकिन केवल अधिक आय ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि उनके अन्य लक्ष्य भी होते हैं। लोग और भी कई चीजें चाहते हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग जो है दूसरे से आदर और सम्मान चाहते हैं। यानी कि आय के अलावा जो है ये अन्य चीजें भी लोग चाहते हैं। अर्थात एक अच्छा जीवन भौतिक और अभौतिक दोनों चीजों पर निर्भर करता है। भौतिक चीजें जिन्हें धन से खरीदा जा सकता है, जैसे कि मकान, कपड़ा, भोजन, किताबें और बहुत सारी चीजें जिसे हम पैसे से खरीद सकते हैं, धन से खरीद सकते हैं। अभौतिक चीजें जिन्हें हम धन से नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीदा जा सकता है, जैसे कि मित्रता, सहयोग, प्यार, खुशी, ये सब चीजें जो है अभौतिक होती हैं, जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा जीवन जो है भौतिक और अभौतिक दोनों चीजों पर निर्भर करता है। आया समझ में आपको? इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नौकरी मिली, उसमें वेतन जो है अधिक है, यानी पैसा बहुत है, लेकिन परिवार के लिए समय नहीं है, नौकरी की सुरक्षा नहीं है, सम्मान नहीं है, नौकरी में इज्जत नहीं है। तो क्या यह विकास कहलाएगा? यानी जो व्यक्ति इस नौकरी को करना चाहता है, क्या यह उसके लिए विकास है? तो नहीं, यह नहीं विकास है उसके लिए। और वहीं पर जो है एक दूसरी नौकरी है उस व्यक्ति को मिलती है जिसमें वेतन थोड़ा कम है, परिवार के लिए समय है, नौकरी की सुरक्षा भी है और सम्मान भी मिलता है, यानी इज्जत भी मिलती है। तो क्या यह नौकरी उसके लिए विकास है? तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल है विकास उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसको भौतिक के साथ अभौतिक चीजें भी मिल रही हैं। आया समझ में आपको? इसी तरह यह भी सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं, तो यानी कि नौकरी करती हैं, तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है, घर में उनके काम काज में ज्यादा हाथ बटाया जाता है, सुरक्षित वातावरण में ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोग विकास के लिए केवल बेहतर आय नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान, स्वतंत्रता, परिवार का सहयोग, अच्छे अवसर और अच्छा वातावरण जैसी कई महत्वपूर्ण चीजों को साथ में देखते हैं। यानी कि हमें आय के साथ साथ में अन्य लक्ष्यों को भी देखना होता है। यही तो हमारा टॉपिक था। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय विकास की। अभी तक दोस्तों हमने जो पढ़ा है वो विकास केवल एक व्यक्ति या एक समूह तक सीमित था। यानी कि हमने जो पढ़ा किसी एक व्यक्ति के विकास में पढ़ा, या फिर हमने पढ़ा कि एक समूह का विकास क्या हो सकता है। अभी हम बात करते हैं कि किसी राष्ट्र विकास को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, यानी कि कोई राष्ट्र विकसित होता है उसकी क्या परिभाषा हो सकती है। तो हम देखेंगे कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग विचार रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस व्यक्ति का विचार है, सरकार को सड़कों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अच्छी सड़कें होंगी तो यातायात आसान होगा और आर्थिक विकास होगा। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति कहता है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में
निवेश करना चाहिए। स्वस्थ नागरिक ही एक समृद्ध और मजबूत देश का निर्माण करेंगे। तीसरा व्यक्ति कहता है कि सरकार को शिक्षा में निवेश करना चाहिए। शिक्षा से हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा और समाज में जागरूकता आएगी। इसी तरह से चौथा व्यक्ति कहता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और महंगाई भी कम होगा। तो ये जो है लोग सोचते हैं राष्ट्रीय विकास के बारे में। यानी कि हम देख पाएंगे कि राष्ट्रीय विकास के संबंध में लोगों की अलग अलग सोच है। अगर हम इन अलग अलग सोच को एक साथ इकट्ठा कर दें तो हमें राष्ट्रीय विकास के बारे में पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय विकास होता क्या है। तो देखिए, किसी देश की अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता को जो है राष्ट्रीय विकास कहते हैं। और ये राष्ट्रीय विकास कैसे हो पाएगा? तो शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा देखभाल से, सार्वजनिक सुविधाओं से, रोजगार से, उद्योग और व्यापार से जो है राष्ट्र का संपूर्ण विकास हो पाएगा। यानी कि सभी क्षेत्रों में अगर संतुलित विकास होता है तो राष्ट्र का विकास भी आसानी से बेहतरीन हो पाएगा, जीवन स्तर बेहतर बन पाएगा। चलिए इसको एक समस्या समझते हैं। एक मामला है आइवरी कोस्ट का, यानी कि अबीदजान शहर का। इसमें होता क्या है कि एक जहाज 500 टन तरल जहरीले अवशेष खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल देता है। होता क्या है, इस शहर में एक जहाज जो है वो 500 टन जहरीले अवशेष जो होते हैं, जो खराब चीजें हैं, वो खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल देता है। होता क्या है कि लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। धुएं से लोग बीमार होने लगते हैं, उनका जी मतलाना शुरू होता है, चमड़ी पर दोदड़े पड़ जाते हैं, लोग बेहोश होने लगते हैं, दस्त लगना, ये सब समस्याएं जो है देखी जाती हैं। 1 महीने बाद जो है 7 लोग मर जाते हैं, 20 लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और 26,000 लोगों का जो है इलाज किया जाता है कि उनके अंदर शरीर में जो है जहर फैल रहा है। कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। तो अब बताइए कि जो कंपनी ने ठेका दिया था वो जिम्मेदार है या जिसने ये कूड़ा करकट फेंका था वो जिम्मेदार है? तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को देखते हैं कि इस क्षेत्र या देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो हम देखेंगे और पाएंगे कि लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा जो है इस देश का विकासात्मक लक्ष्य होना चाहिए। इस क्षेत्र का विकासात्मक लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा हो, यानी हर नागरिक को स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण मिले, ये इसका लक्ष्य होना चाहिए। खतरनाक पदार्थों से लोगों को बचाया जाए, यह इस क्षेत्र या देश का लक्ष्य होना चाहिए। इसका यह भी लक्ष्य होना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा हो, यानी समुद्र, मिट्टी और हवा को प्रदूषण से बचाया जाए, जहरीले कचरे को सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से निपटाया जाए। इसका लक्ष्य होना चाहिए कि कड़े कानून और ये नियम बनाए, यानी कि जहरीला कचरा फेंकने पर पूर्ण तरह से प्रतिबंधित करे और पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन करने का जो है कानून पास करे। इसका लक्ष्य होना चाहिए कि कंपनियों की जवाबदेही होनी चाहिए, नियम तोड़ने पर जो है कड़ी सजा और जुर्माना का प्रावधान करना चाहिए। इस देश का ये विकासात्मक लक्ष्य होना चाहिए। स्थानीय लोगों के अधिकार और भागीदारी की बात करें तो स्थानीय लोगों की बात सुनी जाए, यानी कि कंप्लेंट जो करते हैं उसके बारे में इस देश को सुनना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहिए इस देश को, ताकि ये देश जो है विकासात्मक लक्ष्य को प्राप्त करे और प्रभावित लोगों के लिए जो है न्याय की व्यवस्था करे। इस देश का ये लक्ष्य होना चाहिए। जो लोग बीमार हुए हैं उनका मुफ्त में इलाज किया जाए, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की जाए और पीड़ित परिवार को जो है उचित मुआवजा, कंपनसेशन दिया जाए। इस क्षेत्र का, इस देश का विकास का ये लक्ष्य होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हमने समझा और इसके विकासात्मक लक्ष्य भी देखें। अब देखते हैं कि ये निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष निकलेगा, इस देश का विकास का लक्ष्य केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि लोगों का स्वास्थ्य, पर्यावरण की सुरक्षा, न्याय और सम्मानपूर्ण जीवन होना चाहिए। आया बात समझ में? तो ये होता है एक राष्ट्रीय विकास, जिसमें सभी के बारे में सोचा जाता है, वहां के आम नागरिकों के बारे में सोचा जाता है। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? तो आपने सुना होगा कि यह देश जो है विकसित है, कभी सुना होगा कि वह देश जो है अविकसित है। तो ये कैसे पता लगाया जाता है कि कोई देश विकसित है या अविकसित है? कोई देश विकसित है या अविकसित है, इसका पता लगाने के लिए जो है वहां के देश की आय देखी जाती है, यानी कि वह देश जो है कितना पैसा कमाता है, इसको देखा जाता है। वहां पर जितना ज्यादा आय होगा उस देश का, इसका मतलब वो जो है उतना ही अधिक विकसित होगा, और जितनी कम आय होगी उतना ही ज्यादा अविकसित होगा। यानी कि जितना पैसा ज्यादा कमाएगा वो विकसित कहलाएगा, जितना कम पैसा कमाएगा वो अविकसित कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि देशों की तुलना करने के लिए आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है।
तो आय जो है ये महत्वपूर्ण विशेषताओं में से केवल एक है। अन्य विशेषताएं भी हैं, लेकिन आय जो है महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। जो अन्य विशेषताएं हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कोई देश विकसित है या अविकसित, उसका पता हम आय से लगाते हैं। लेकिन दोस्तों कौन सी आय? तो वो होती है औसत आय, या उसे बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय। तो ये क्या होता है? तो किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि देश की जो कुल आय है उसको अगर हम भाग दे दें वहां उस देश की कुल जनसंख्या से, तो हमें प्रति व्यक्ति आय यानी कि औसत आय प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी देश में 4 लोग रहते हैं, यानी कि उसकी जनसंख्या जो है 4 व्यक्तियों की है, ए, बी, सी और डी। ए व्यक्ति जो है वो 6 रुपए कमाता है, बी व्यक्ति जो है 9 रुपए कमाता है, सी व्यक्ति जो है 5 रुपए कमाता है और डी व्यक्ति जो है 8 रुपए कमाता है। तो जिस देश में ये 4 ही व्यक्ति रहते हैं, यानी उस देश की पूरी जनसंख्या 4 ही है, तो उसका औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय जो है कैसे निकाला जाएगा? तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा है उसी से हम निकालेंगे। तो देश की कुल आय क्या हो जाएगी? ए प्लस सी प्लस डी की पूरी आय। तो हम कहेंगे कि 6 रुपए प्लस 9 रुपए प्लस 5 रुपए प्लस 8 रुपए, ये हो गई उस देश की कुल आय जहां पर ये टोटल 4 लोग ही रहते हैं। और इसको हम भाग देंगे उस टोटल जनसंख्या से, यानी कि टोटल 4 लोगों से। तो हम इसको अगर जोड़ते हैं 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 को, तो इसको जोड़ करके हमें 28 प्राप्त होता है। और कुल जनसंख्या जो है वो 4 है, तो हम इसको 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने पे हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 7। यानी कि 7 रुपए जो है यह यहाँ के व्यक्ति की औसत आय है। यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पर हर व्यक्ति लगभग 7 रुपए कमाता होगा, चाहे वो 6 रुपए कमाता है या 5 रुपए कमाता है या 8 रुपए कमाता है, वो अलग अलग है। लेकिन हम कहेंगे किसी से कि वहां पर हर एक नागरिक लगभग जो है वो 7 रुपए कमाता है। यही प्रति व्यक्ति आय होती है उस देश की। तो दोस्तों हमें ये बताता कौन है कि कोई देश कितना विकसित है या अविकसित है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर? तो इसे बताने के लिए जो है विश्व बैंक हमें एक रिपोर्ट देता है जिसे हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट कहा जाता है। तो इसने एक विश्व विकास रिपोर्ट 2024 में जारी किया था और उसके अनुसार इसने बताया था कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है और कौन सा अविकसित देश है। वे देश जिनकी 2024 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर में 66,500 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध अथवा उच्च आय वाला देश माना गया है 2024 के रिपोर्ट के अनुसार। इसी तरह जिस देश में प्रति व्यक्ति आय लगभग यूएस डॉलर में 2,300 रुपए प्रति वर्ष या उससे कम है, तो उसे निम्न आय वाला देश कहा जाता है। इसी प्रकार जिस देश की आय यूएस डॉलर में 11,000 रुपए प्रति वर्ष है, तो वह जो है मध्य आय वाला देश कहलाता है। तो भारत जो है यह मध्य आय वाला देश है, क्योंकि 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग यूएस डॉलर में 11,000 रुपए प्रति वर्ष थी प्रति व्यक्ति की। यूएस डॉलर को आप रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो रुपए का आज रेट चल रहा है उसको इस डॉलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसका आंकड़ा मिल जाएगा रुपयों में। अब दोस्तों जो विश्व बैंक है यह अपनी तुलना जो है केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। यह अन्य मापदंड जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात का सहारा अपने रिपोर्ट में नहीं लेता है। तो चलिए इनको हम अपने अगले टॉपिक में समझते हैं, इसका नाम है आय और अन्य मापदंड। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ राज्यों का, जैसे कि हरियाणा, केरल, बिहार का। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो हरियाणा के प्रति व्यक्ति की आय जो है 3,25,759 रुपए है। वहीं केरल की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है वह 2,81,001 रुपए है। और बिहार के प्रति व्यक्ति की आय बात करें तो वो 60,337 रुपए है। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसमें हरियाणा सबसे आगे है जो कि 3,25,759 रुपए के साथ है। और सबसे नीचे जो आता है वह है आपका बिहार। बिहार का जो आय है वो 60,337 रुपए है, जो कि इन राज्यों में सबसे नीचे आता है। अगर हम बात करें शिशु मृत्यु दर की तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है, ठीक है, साक्षरता दर क्या होता है और निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की। किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो है शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ये शिशु मृत्यु दर जो है हरियाणा में 28 था। 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से पहले 28 बच्चे जो हरियाणा में मर जाते हैं। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में
शिशु मृत्यु दर जो है वो 6 की है, यानी कि केरल में प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की कम आयु के बच्चे जो है 6 वो मर जाते हैं। और बिहार में अगर हम बात करें तो 1 वर्ष में 1000 जो जीवित बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 1 वर्ष से कम आयु के पहले जो है 27 बच्चे मर जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे ज्यादा हरियाणा की है और सबसे कम बच्चे जहाँ पे मरते हैं वो है केरल, यानी कि केरल जो है शिशु मृत्यु दर में जो है सबसे अच्छा है। यानी कि कम शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर केरल में मौजूद हैं। अगर हम बात करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर क्या होता है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, यानी कि शिक्षा का स्तर जो है ये बताता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो है कितने पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 80% कुल जनसंख्या का पढ़ा लिखा माना जाता है, मतलब वहां पे 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो है साक्षर माने जाते हैं। अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में 96% है साक्षरता दर और बिहार में जो है 71% साक्षरता दर है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो केरल में जो शिक्षा का स्तर सबसे अधिक है, यानी साक्षरता दर बहुत अच्छा है, 96% है। अगर हम बात करें कि निवल उपस्थिति अनुपात की, अर्थात 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, यानी कि 14 से 15 साल के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो उसमें से कितने बच्चे स्कूल में उपस्थित होते हैं, इसका अनुपात जो है निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। देखा जाए तो हरियाणा में केवल 67% जो है 14 से 15 वर्ष के बच्चे जो है, 100 बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो उसमें से 67 बच्चे स्कूल पहुंच पाते हैं। यहीं अगर केरल में बात करें तो केरल में 100 बच्चों में से जो है 14 से 15 वर्ष की आयु में के वर्ग के बच्चे जो है 77% जो है स्कूल में जाते हैं और बिहार में केवल 55 विद्यार्थी जो है या 55% जो है बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो ये होता है निवल उपस्थिति अनुपात। तो यहाँ पर जो है इन आंकड़ों में अगर देखा जाए तो केरल फिर से आगे है कि जो स्कूल में मतलब बच्चों की उपस्थिति है वो केरल में सबसे अधिक है। तो अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो है हरियाणा सबसे आगे है, लेकिन बाकी मामलों में जैसे कि शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और उपस्थिति अनुपात में इन सबसे पीछे है केरल से। वहीं केरल का भले ही प्रति व्यक्ति आय थोड़ा सा कम है, लेकिन शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और उपस्थिति अनुपात में केरल इन मामलों में सभी राज्यों से आगे है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो है ज्यादा आय यानी कि पैसा होने से ही विकास नहीं होता है। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी उतने ही जरूरी हैं किसी देश के विकास में या किसी राज्य के विकास में। तो दोस्तों, इन्हीं आंकड़ों को नजर में रखते हुए एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है। कहती है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। यानी आपके पास जो पैसा है, जो रुपया है, वो सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं दिला सकता जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि आपका पैसा यानी कि आपकी आय आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, आपको प्रदूषण से नहीं बचा सकता। आपका पैसा यानी आपका आय जो है बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। इसी तरह से आपका पैसा यानी आपका आय जो है वो आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपको संक्रमण नहीं होगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी। इन सभी से बचने के लिए हम सभी का सामूहिक प्रयास जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अन्य सुविधाएं, अन्य मापदंड भी जरूरी हैं और इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सार्वजनिक सुविधाएं, तो दोस्तों सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं होती हैं जो किसी राज्य या किसी देश के नागरिकों को उसके सरकार द्वारा प्रदान की जाए ताकि वो अपना जीवन बेहतरीन तरीके से या बेहतर तरीके से जी पाए और नागरिकों का बेहतर विकास हो पाए। तो हम कह सकते हैं सार्वजनिक सुविधाएं वे बुनियादी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा सभी नागरिकों को उनके कल्याण और समग्र विकास के लिए प्रदान की जाती है। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, सरकारी राशन की सुविधा, परिवहन की सुविधा, शुद्ध जल की सुविधा। ये सभी सुविधाएं वो सुविधाएं हैं जो सरकार अपने सभी नागरिकों को उनके कल्याण और समग्र विकास के लिए प्रदान करती है। ये सुविधाएं हर देश अपने नागरिकों को उपलब्ध कराता है ताकि उनका जीवन जो है अच्छा हो सके और उनका समग्र विकास हो सके। शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी कि BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक हमें यह बताता है कि कोई व्यक्ति सामान्य यानी कि पोषित है या फिर कम वजन वाला है यानी कि कुपोषित है या फिर वह अधिक वजन वाला है यानी मोटापे से ग्रस्त है। तो हम कह सकते हैं
शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी कि बीएमआई वह मापदंड है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति पोषित है, कुपोषित है या मोटापे से ग्रस्त यानी कि अधिक वजन वाला है। तो इसको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है कि बीएमआई निकालने के लिए हमें वजन में ऊंचाई का भाग देना होता है। वजन हमारा किलोग्राम में होना चाहिए और ऊंचाई जो है हमारा मीटर में होना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका वजन जो है ये 96 kg है और उसकी ऊंचाई जो है वो 2 मीटर है। तो इसका अगर हमें बीएमआई यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक निकालना है, बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, तो हमें इसका वजन लेना होगा जो वजन इसका 96 किलो है और इसमें हम भाग देंगे इसकी ऊंचाई का जो कि मीटर में दिया गया है। तो 2 मीटर जो है इसका ऊंचाई है और इस ऊंचाई का हमें वर्ग करना होगा यानी कि स्क्वायर करना होगा, जैसा कि हमारा फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे कि हमारा वजन जो था वो तो 96 ही है और 2 का जो हमने स्क्वायर किया तो ये 4 निकल के आया। तो 96 में हम अगर 4 का भाग देते हैं तो हमें 24 प्राप्त होगा। यानी कि इस व्यक्ति का जो बीएमआई यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक निकला वो 24 है। यदि शरीर द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई अगर 18 से कम है तो कुपोषित कहलाएगा यानी सामान्य से कम कहलाएगा। अगर 18 से 25 है तो वह पोषित कहलाएगा यानी सामान्य कहलाएगा और 25 से अधिक है तो वह जो है मोटापे से ग्रस्त यानी सामान्य से अधिक कहलाएगा। यहाँ पर व्यक्ति का वजन 96 kg है और ऊंचाई 2 मीटर है और इसका बीएमआई जो है 24 निकाला हमने, तो यह व्यक्ति जो है ये 18 से 25 के बीच में है यानी कि यह जो है पोषित है, सामान्य में है। तो आपको शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बीएमआई निकालना आ चुका होगा। दोस्तों एक संस्था है जिसका नाम है यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यह संस्था है जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह क्या करती है, यह जो है एक मानव विकास रिपोर्ट तैयार करती है। इससे पहले हमने देखा था जो विश्व बैंक है, यह विश्व बैंक जो है देशों की तुलना करता है आय के आधार पर। हमने ये समझा था कि देश जो है वो कितना विकसित है और या फिर अविकसित है, यह विश्व बैंक जो है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उसकी तुलना करता था। लेकिन जो मानव विकास रिपोर्ट है जो यूएनडीपी जारी करता है, यह भी देशों की तुलना करता है, लेकिन उसमें जो है देशों की तुलना में यह प्रति व्यक्ति आय, लोगों के शैक्षिक स्तर और उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर जो है करता है। यानी कि इसमें प्रति व्यक्ति आय को भी शामिल करता है, लोगों को शैक्षिक स्तर यानी उसकी शिक्षा को भी शामिल करता है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति यानी उनका जीवन कैसा है स्वास्थ्य के मामले में, उसके आधार पर भी ये एक रिपोर्ट जारी करता है। अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे देश हैं और उनका प्रति व्यक्ति आय भी जो है दिया गया है। 2021 के हिसाब से जो है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय दर्शाया गया है। अगर प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है श्रीलंका की सबसे अधिक है, $12,616 में है प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष में। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत जो है दूसरे स्थान पर है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, जो ₹9,047 है। और सबसे अंतिम स्थान पर देखें तो सबसे पीछे या निचले स्थान पर जो है नेपाल, $4,726 जो है प्रति वर्ष एक व्यक्ति की औसत आय है नेपाल की। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, प्रति व्यक्ति आय अगर ज्यादा है तो यहाँ पे बेहतर आर्थिक स्थिति उस देश की मानी जाती है। यहाँ पे दूसरा जो आंकड़ा दिखाता है जन्म के समय संभावित आयु, यानी कि लोग औसत कितने साल जिएंगे उसकी यहाँ पे संभावनाएं बताई जाती है। तो श्रीलंका में अगर देखें तो औसत यहाँ पे अच्छा है, 77.5 साल यानी कि 77.5 वर्ष तक जो है लोग जी सकते हैं। एवरेज आयु बताई गई है कि प्रति व्यक्ति लगभग 77.5 साल जिएगा। वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश दूसरे स्थान पर आता है औसत आयु के हिसाब से कि वो 74.7 वर्ष तक प्रति व्यक्ति वहां पर जी सकता है। और अगर हम बात करें तो इसमें सबसे नीचे जो है वो म्यांमार है। म्यांमार में जो व्यक्ति है वो 66.9 वर्ष तक जी सकता है। इसी तरह से अगर विद्यालय औसत आयु की बात करें 25 वर्ष या उससे अधिक की, तो इसमें आप देखेंगे कि जो है लोग औसतन कितने साल पढ़ते हैं, मतलब उस देश के लोग लगभग कितने साल तक पढ़ते हैं अपने 25 वर्ष की आयु में या फिर उससे अधिक के आयु वर्ष में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो श्रीलंका में जो लोग हैं वो लगभग 10.8 वर्ष तक औसतन पढ़ाई करते हैं। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में लगभग औसतन प्रति व्यक्ति जो है 6.9 वर्ष तक ही पढ़ाई करता है, औसतन की बात हो रही है। और सबसे निचले स्थान पर जो है वो है पाकिस्तान, जहां पर प्रति व्यक्ति जो है औसतन 25 वर्ष से अधिक है या 25 वर्ष का है, वो 4.3 साल तक पढ़ाई कर पाता है। और इसी को देखते हुए हम अगले आंकड़े की बात करें तो इसमें विश्व में मानव विकास सूचकांक यानी HDI का क्रमांक क्या है 2023-24 के आंकड़े के अनुसार वो भी दर्शाया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि किसी देश का कुल विकास कितना अच्छा हुआ है, यानी कि कम से कम रैंक वाला जो देश है वो सबसे अच्छा विकसित माना जाता है।
हमारे वर्ल्ड में 195 देश हैं, तो 195 देश में से श्रीलंका कौन से नंबर पे आता है? तो वो आता है 89 नंबर पे, यानी कि अच्छा क्रमांक है। जितना कम आंकड़ा रहेगा वो सबसे अच्छा माना जाएगा, यानी श्रीलंका 89 रैंक पे आ रहा है, यानी कि इसका एचडीआई क्रमांक जो है 195 देशों में ये 89 नंबर पे है, यानी कि ये अच्छा है। भारत और बांग्लादेश 130वें स्थान पर हैं 195 देशों में, यानी कि ये थोड़े से नीचे हैं लेकिन आपस में बराबरी पर हैं। यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत और बांग्लादेश विकसित देशों में 130वें स्थान पर है। तो यहाँ पर विकसित देशों की जो सूची है वो आपके सामने है। वो एचडीआई रिपोर्ट यानी मानव विकास रिपोर्ट के हिसाब से जो है यूएनडीपी जारी करता है, और उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर वो आंकड़े दिए गए हैं, जिसको आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। ये मानव विकास रिपोर्ट जो है यह कहता है कि किसी देश का विकास सिर्फ पैसे यानी आय से नहीं होता है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से मिल करके बनता है। दोस्तों, विकास के लिए सभी देश और यहाँ तक कि इंसान इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि संसाधनों का वो प्रयोग तो कर रहे हैं पर बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है तेल के भंडार केवल 47 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। लोग अपने फायदे के लिए पर्यावरण का नुकसान करते जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। कहने का मतलब है कि हम मालिक नहीं हैं, जिम्मेदार हैं। विकास की धारणता से तात्पर्य ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पूरा किया जाए, अर्थात ऐसा विकास जो आज भी काम आए और आने वाले कल में भी। और ये कैसे हो सकता है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए ताकि वे जल्दी समाप्त ना हो। नवीनीकरण संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाए जो पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं। वैकल्पिक संसाधनों की खोज की जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हों, जैसे पेट्रोल के स्थान पर इलेक्ट्रिक ऊर्जा का उपयोग। वस्तुओं का बार बार उपयोग और पुनर्चक्रण करके अपशिष्ट को कम किया जाए और संसाधनों की बचत किया जाए। तो इस तरह से जो विकास जो है वो आज भी काम आएगा और आने वाले कल में भी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को ये रेफर कर सकते हैं, और जो अन्य वीडियो हैं आपके सामने आ चुकी हैं, इन पे आप टच करके सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सभी एनिमेशन के माध्यम से उपलब्ध हैं, और डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपका जो एग्जाम है वो बेहतरीन होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।